सरला को खाने पीने का बहुत शौक था। वो हमेशा बस खाने की ही सोचती रहती थी और उसके बढ़ते वजन को देखकर उसकी बहू कुसुम उसे ऑयली चीजें खाने को नहीं देती थी। एक दिन कुसुम अपनी सास सरला के लिए चाय लेकर उसके कमरे में जाती है। तभी सरला उससे बोलती है, बहू, मेरा खाली चाय पीने का मन नहीं है, मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है। बताइए ना माँ जी, आप क्या खाएंगी? मैं आपके लिए वही बना दूंगी। वड़ा पाव खिला दे बहू, बहुत मन कर रहा है। माँ जी, आप जानती हैं कि आपका कितना वजन बढ़ा हुआ है। इस टाइम आपका बड़ा पाव खाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बड़ा आलू का होता है, आपको आलू नुकसान करेगा। बहू, मुझे कुछ नहीं पता, तू मेरे लिए बना दे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कल की मरने वाली आज मर जाऊंगी। माँ जी, ऐसा मत बोलिए ना ही गुस्सा करिए। मैं आपके लिए बड़ा पाव बना दूंगी। अभी आप चाय पी लीजिए, शाम को बना दूंगी मैं आपके लिए। ठीक है बहू, मुझे तुझ पर विश्वास है कि तू मेरे लिए वड़ा पाव जरूर बनाएगी। ठीक है माँ जी, अब मैं चलती हूँ। संजय जी भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे होंगे, मुझे उनके लिए लंच तैयार करना है। ठीक है बहू, जा तू, मैं चाय पी लूंगी। अपनी सास की बात सुनकर कुसुम मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है और रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद संजय भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है। कुसुम, मेरा लंच तैयार हो गया कि नहीं? अरे मुझे देर हो रही है। जी बिल्कुल, आपका लंच बिल्कुल तैयार है। आप नाश्ता करिए, मैं अभी पैक करके लाती हूँ। ठीक है, ले आओ, जल्दी से खा लेता हूँ। संजय न्यूज़पेपर लेकर डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है। तभी कुसुम उसके लिए नाश्ता लेकर आती है। तभी कुसुम उसका न्यूज़पेपर छीन कर बोलती है, जब देखो तब हमेशा किसी न किसी चीज में बिजी ही रहते हैं। घर में आने के बाद आपका सारा टाइम मेरा है। मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना आप। मैं तो न्यूज़ को रीड कर रहा था। वो अपडेट रहना ना जरूरी होता है, वरना अगर किसी ने कुछ पूछ लिया तो बिना बात की बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप हमेशा अपडेट ही रहते हैं। अब नाश्ता करिए चुपचाप। हाँ ठीक है, वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ करना होगा। तुम अकेले क्यों करोगी? देखो, मुझे पता है मेरे जाने के बाद तुम नाश्ता करना भूल जाओगी और काम में बिजी हो जाओगी, इसीलिए तुम्हें ना मेरे साथ नाश्ता करना होगा। तुम सबके ध्यान रखने में इतना लग जाती हो ना कि खुद का ध्यान रखना भूल जाती हो। अब पति होने के नाते इतना तो मुझे करना ही होगा। आप परेशान मत होइए, मैं खा लूंगी। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें मेरे साथ खाना होगा। कुसुम और संजय एक ही प्लेट में नाश्ता करने लगते हैं। संजय बड़े ही प्यार से कुसुम को खाना खिलाता है। तभी कुसुम बोलती है, मैंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, तभी मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है। वरना आज के टाइम पर कहाँ ही कोई किसी अनाथ के साथ शादी करता है या उसे अपने परिवार का हिस्सा बनाता है। तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे पसंद थी और तुमसे शादी करने का फैसला बिल्कुल सही था मेरा। आज तुम मेरे घर को संभाल रही हो, मेरी बीमार माँ का ध्यान रखती हो। वैसे भी आज के समय में इतना कौन ही करता है। और तुम खुद को अनाथ क्यों कहती हो? क्या मैं माँ तुम्हारे लिए अपने नहीं है क्या? हाँ, आज के बाद ना कभी खुद को अनाथ मत बोलना। अच्छा ठीक है, नहीं बोलूंगी। अब आप जाइए, वरना ऑफिस के लिए देर हो जाएगी आपको। अरे यार, तुमसे बात करने के चक्कर में मैं तो भूल ही गया था। अच्छा, मैं चलता हूँ। संजय इतना कह के ऑफिस के लिए निकल जाता है। पूरे दिन के काम में कुसुम के दिमाग से तो ये बात निकल ही जाती है कि उसने अपनी सास को बड़ा पाव खिलाने का वादा किया था। एक तरफ जहाँ उसकी सास शाम होने पे वड़ा पाव का इंतजार कर रही होती है, वहीं दूसरी तरफ कुसुम शाम होते ही मार्केट सब्जियां लेने के लिए निकल जाती है। उसको आने में बहुत समय लग जाता है। वो जैसे तैसे भागकर घर आती है और आते ही खाने बनाने में लग जाती है। कुछ देर बाद संजय भी ऑफिस से घर आ जाता है और कुसुम को रसोई में देख के बोलता है, अरे यार, मैं ऑफिस गया था तब भी तुम रसोई में खड़ी थी, वापस आया हूँ तब भी रसोई में खड़ी हो। अभी तक खाना नहीं बना क्या? वैसे तो अब तक तुम सारा खाना बना लेती थी, तो आज क्या हो गया? क्या बताऊं जी, मैं मार्केट चली गई थी। वहाँ पर इतनी भीड़ थी कि दिमाग खराब हो गया मेरा। माँ जी को भी भूख लगी होगी, आज उन्हें भी खाना देने में देर हो गई मुझे। यार, उन्हें कमरे में खाना क्यों देती हो? जब वो नीचे आ सकती हैं तो नीचे खा लेंगी। वो सीढ़ियाँ उतरती हैं तो उनके पैरों में दर्द होने लगता है, इसलिए मैं उन्हें कमरे में ही खाना दे देती हूँ। यार, डॉक्टर ने माँ को चलने के लिए कहा है, तो उनको चलना चाहिए। एक काम करो, तुम खाना लगाओ, मैं हाथ मुंह धोकर माँ को लेकर आता हूँ। संजय इतना कहकर अपने कमरे में चला जाता है और कुछ देर बाद फ्रेश होकर अपनी माँ के कमरे में जाता है और उनसे बोलता है, माँ, आप हमारे साथ नीचे खाना खाओगी या अकेले खाओगी रूम में? बेटा, मैं तुम लोगों के साथ नीचे खा लूंगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। जल्दी से खाने के पास ले चल, मुझे बहुत भूख लगी है। आज बहू ने मेरी पसंद का खाना बनाया है।
अच्छा, तभी सोचूं इतनी जल्दी तैयार कैसे हो गई जाने के लिए। संजय अपनी माँ को लेकर नीचे जाता है और जैसे ही सरला डाइनिंग टेबल पे वड़ा पाव की जगह बाकी सभी खाना देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है, ये क्या बहू, तूने तो सारा खाना बना दिया, लेकिन मेरा वड़ा पाव कहाँ है? मैंने तुझे बोला था ना कि मुझे वड़ा पाव खिला दे। अरे माँ जी, वो बात तो मेरे दिमाग से ही निकल गई, मैंने तो बनाया भी नहीं। क्या? मैं तो शाम से इंतजार कर रही हूँ कि मेरी बहू वड़ा पाव खिलाएगी, लेकिन तूने तो बनाया ही नहीं। अरे बनाना छोड़, तुझे तो याद भी नहीं रहा। माँ जी गुस्सा मत करिए, मैं सुबह बना दूंगी, अभी आप यही खा लो। बहू मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मुझे सिर्फ वड़ा पाव खाना है। सरला बिना कुछ खाए पिए अपने कमरे में चली जाती है। कुसुम को इस बात का बहुत दुख होता है और वो भी बिना खाए उठ जाती है और रसोई में जाके वड़ा पाव बनाने लगती है, जिस पर संजय उसे बहुत रोकता है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती है और थोड़ी देर बाद वो वड़ा पाव बनाकर अपनी सास के कमरे में लेकर जाती है। वड़ा पाव देखते ही वो बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, मुझे उम्मीद थी कि तू मुझे भूखा नहीं सोने देगी, मेरी बहू मुझे वड़ा पाव जरूर खिलाएगी। ऐसे कैसे मैं आपको भूखा सोने देती, आप मेरी सास नहीं बल्कि माँ हो, गलती मेरी थी तो मुझे उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा ना। सरला आराम से बैठ के जी भर के वड़ा पाव खाती है। उसे अपनी बहू के हाथों का वड़ा पाव बहुत पसंद आता है। दिन बीतते हैं, तभी एक दिन कुसुम मंदिर जा रही होती है। तभी सरला उसे रोक कर बोलती है, बहू तुम मंदिर जा रही है क्या? हाँ माँ जी, हाथों में मंदिर की थाली लिए रोड पर घूमने तो जाऊंगी नहीं, मंदिर ही जाऊंगी, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? बहू मैं सोच रही हूँ कि मैं भी तेरे साथ मंदिर चलूं, अगर तुझे कोई परेशानी ना हो। माँ जी मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप मेरे साथ मंदिर चलेंगी ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप इतने दूर पैदल कैसे चलेंगी? हाँ बहू मैं चल लूंगी, तू चिंता मत कर, कौन सा मंदिर ज्यादा दूर है। सरला अपनी बहू के साथ मंदिर के लिए निकल जाती है। जहाँ पहुंचकर कुसुम तो आंखें बंद करके पूजा में लग जाती है और सरला मौका देखकर मंदिर से निकलकर उस जगह पहुंच जाती है जहाँ पर वड़ा पाव का भंडारा चल रहा होता है। अपनी बहू के ना रहने पर वो कई प्लेट वड़ा पाव खा जाती है। तब तक उसकी बहू कुसुम भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती है और अपनी सास को वड़ा पाव खाते हुए देखकर बोलती है, माँ जी आराम से खाइए वरना गले में फंस जाएगा। आप कोई चोरी कर रही हैं क्या जो इतनी जल्दी जल्दी खा रही हैं? बहू वो तू पूजा कर रही थी और मुझे भूख लग गई, तभी मुझे पता चला कि यहाँ वड़ा पाव का भंडारा हो रहा है, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहाँ चली आई। माँ जी मुझे आपके खाने से कोई परेशानी नहीं है, मुझे बस ये डर लगा रहता है कि कहीं आपको कोई और परेशानी ना हो जाए। लेकिन अगर आपको इतना ही बड़ा पाव पसंद है तो आप जब बोलेंगी मैं आपको फ्रेश बड़ा पाव खिलाऊंगी, वो भी घर का बनाया हुआ। लेकिन आप वादा करिए कि आप ऐसे बड़ा पाव बाहर नहीं खाएंगी। ठीक है बहू, मैं वादा करती हूँ कि जब जब भी मुझे वड़ा पाव खाना होगा तो तेरे हाथ से ही खाऊंगी, बाहर का नहीं। कुछ देर बाद दोनों सास बहू घर आते हैं। उस दिन के बाद से सरला कभी भी बाहर का वड़ा पाव नहीं खाती है। उसे जब भी वड़ा पाव खाना होता है तो वो अपनी बहू से कह दिया करती है और उसकी बहू अपनी सास की जुबान पे ही उसके लिए वड़ा पाव बना देती है। नम्रता अपनी सास ससुर और पति के साथ गांव में रहा करती थी। एक दिन नम्रता रसोई में काम कर रही होती है, तभी उसकी सास ललिता उससे कहती है, अरे ओ बहू, जब देखो बाहर चली जाती है। अरे ओ बहू, देख जरा तेरे ससुर जी कहाँ है, देखना कहीं कीड़े पड़े ना हो। उफ, ये कैसा सर दर्द है, जब देखो इनकी बातें सुनते रहो, बातें ना मानो तो अपना ही गला फाड़ कर शुरू हो जाते हैं। क्यों री बहू, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? कब से आवाज लगा रही हूँ। तेरी आदतें देखकर लगता है कि बूढ़ी मैं नहीं तू हो गई है। सुनाई भी कम देने लगा है तुझे। आई माँ जी, बस खाना बन जाए तब जाकर मैं बापूजी को ढूंढती हूँ। ये अलग ही सर दर्द है, जब से इस घर में ब्याह कर आई हूँ तब से मुझे नौकरानी बना कर रखा है, कभी इधर जाओ तो कभी उधर जाओ। क्यों रे बहू, क्या बोल रही है? तुझे क्या लगता है अगर तू रसोई में खुद से बतिया लेगी तो मुझे सुनाई नहीं देगा क्या? सब सुनाई देता है मुझे, बहरी नहीं हूँ तेरी तरह। हे भगवान, मेरी सास तो एक बला से कम नहीं है, जब देखो कान खोल कर बैठ जाती है। कुछ देर बाद नम्रता अपने ससुर जी को ढूंढने निकल पड़ती है। कुछ दूर जाकर उसे अपना ससुर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ दिखता है।
तभी वो उनके पास जाकर बोलती है। पिताजी, पिताजी, चलिए घर चलिए, बहुत वक्त हो गया है। माँ जी भी बहुत चिंता कर रही हैं, सुबह से परेशान हैं आपके लिए। क्या? कौन मेरा इंतजार कर रहा है? माँ जी? किसकी माँ जी? और मेरा क्यों इंतजार कर रही है? मैंने कौन सा उसकी बाबूजी जेब में लेकर आया हूँ? उनके बाबूजी आप ही हो। अब चलिए, अगर माँ जी यहाँ आ गई तो आपका क्या होगा, और आप ही समझ सकते हैं। उफ, ये अलग सर दर्द है। अब ये काम भी मुझे ही करना है। शराब पिए ये और घर ले जाऊं मैं। हद है। अच्छा, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? आओ तुम्हारा सर दबा दूं। देखना झट से सर दर्द गायब हो जाएगा। आप घर चलिए, बहुत काम है, वो सब भी हमको झटपट निपटाना है। जब देखो पी पा के नीचे आकर बैठ जाते हो। आपको जरा भी शर्म नहीं आती क्या? हमेशा आपको आपकी बहू घर लेके जाती है। बहू? अरे कौन सी बहू? मेरी तो शादी हुई नहीं हुई, तो ये बहू कहाँ से आ गई? और ये बोल क्या रही है? जब देखो जो भी बोलना है मुंह पे बोलो, ताकि मुझे भी सुनाई तो दे। कुछ नहीं, बस आपके घर की बहू बनकर जिंदगी बर्बाद हो गई, यही बोलना था। नम्रता अपने ससुर को घर लेकर आती है और घर के कामों में फिर से जुट जाती है। अगली सुबह नम्रता घर का काम कर ही रही होती है तो ललिता टीवी पर न्यूज़ देख रही होती है। तभी उनके घर उनकी पड़ोसन उर्मिला आती है और बोलती है। अरे ललिता, देखना खबर क्या दिखा रही है। अरे देख भी ले, क्या खबर आई है। अरे वही तो देख रही हूँ। मुझे तो अभी तक कोई ऐसी खबर दिखी ही नहीं जैसे तू उछल उछल कर बता रही है। शायद चला गया होगा वो खबर। अरे बहुत भयानक खबर था। अरे सुन ना ललिता, जब तक मैं खबर बताती हूँ तुझे, अपनी बहू को बोलना चाय बना कर ले आएगी। जाना, तू ही बोल कर आ, मना नहीं करेगी तुझे। जा, जाकर बोल क्या, कड़क चाय बनाने। तेरी बहू जितनी चालाक है ना, कहीं मुंह पर मना ना कर दे चाय के लिए। रहने दे, फिर कभी चाय पी लूंगी मैं। तू रुक जा, मैं ही चाय के लिए बोल कर आती हूँ। सिर्फ पीठ के पीछे बोलती रहती है, कुछ कर नहीं सकती। रुक बहू, अरे ओ बहू। तभी नम्रता जल्दी से रसोई से बाहर आकर अपनी सास से कहती है। माँ जी, जल्दी रिमोट दो, टीवी पे ना बढ़िया खबर दिखा रहे हैं। अरे कहाँ रख दिया आपने रिमोट? रिमोट वगैरह बाद में ढूंढ लेना, पहले जाकर चाय बना ले आ। देख उर्मिला चाची आई है। हाँ ठीक है ना, आइए। नमस्ते चाची जी, कैसी हैं आप? अब तो रिमोट दे दीजिए। माँ जी, न्यूज़ नहीं देख पाऊंगी मैं। अरे क्या दिखाने की कोशिश कर रही है हमें? बताएगी या इधर उधर खुद ही ढूंढती रहेगी? हाँ, मिल गया रिमोट। अब एक न्यूज़ चलाती हूँ, आप लोग न्यूज़ देखिए, मैं ना तब तक कड़क चाय लेकर आती हूँ। हमें बोल देती, हम खुद लगा लेते न्यूज। तेरी सास और मुझे, हम दोनों को ही टीवी का रिमोट चलाना आता है। अगर सिर्फ बता भी देती ना, हम खुद ही न्यूज लगा लेते। नम्रता बिना कोई जवाब दिए वहाँ से रसोई में चली जाती है। तभी दोनों सहेलियाँ न्यूज़ में देखती हैं और उर्मिला बोलती है। बहू ने मारा सास को। ओहो, बहू ने सास को मारने के लिए चाय में जहर मिलाया। फिर सास ने जब चाय पीने के लिए इनकार किया तो बहू ने बेलन से मार के उसका सर फोड़ दिया और सास की हत्या कर दी। अरे उर्मिला, ये क्या खबर पढ़ रही है तू? टीवी में जो बता रहे हैं वही पढ़ना, क्यों इधर उधर की खबरें बताकर डरा रही है मुझे? अरे मैं क्यों डराने लगी तुझे? अब तुझे मुझे खुद डर लग रहा है। अब तो तेरे घर में भी चाय पीने से कहीं मेरी मौत ना हो जाए। अगर तेरी बहू ने भी हमें चाय में जहर मिलाकर दे दिया तो? तू तो फिर भी बच जाएगी। मेरा सोचा है, अगर मैंने चाय पीने से इनकार किया तो बहू तो मेरा बेलन मार के सर फोड़ देगी। तभी वहाँ नम्रता चाय लेकर आती है और बोलती है। हमें नहीं पीनी चाय, ले जाओ। क्यों माँ जी? चाची जी, क्यों नहीं पीनी चाय? मैं आपकी पसंद की कड़क चाय बना कर लेकर आई हूँ। बहू, ये क्या है तेरे हाथ में? बेलन क्यों है? हमें मारने का इरादा है क्या तेरा? बेलन? अरे नहीं माँ जी, ये मारने के लिए थोड़ी है। ये तो मैं रोटियां बना रही थी ना, इसलिए हाथ में लेकर आ गई। अरे अरे डरो मत, मैंने चाय में कुछ जहर नहीं मिलाया है। तुझे कैसे मालूम हमने चाय में जहर मिलाने की बात की है? हमने तो तुझे बताई भी नहीं थी, हम तो न्यूज में पढ़ा था।
मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। टीवी की आवाज इतनी तेज कर रखी थी कि रसोई घर तक मुझे साफ सुनाई दे रहा था। अब आप लोग बिना वजह ही डर रही हैं मुझसे। ठीक है, जा तू चाय रख दे, हम पी लेंगे। बड़ी आई हमको समझाने वाली। जा अपने ससुर जी को उठा दे, उनको चाय भी दे दे, कल से कुछ नहीं खाए हैं। हाँ, अभी उठाने जाऊंगी। ये अलग सर दर्द है, जब देखो उनको ये करो वो करो। उफ, ये सब देखकर तो मेरा मन ही नहीं करता। अब यहाँ और देर तक रुकी ना तो दूसरा काम फिर से पकड़ा देंगे। नम्रता मन में बोलते हुए अपने ससुर को उठाने जाती है तो देखती है कि रामलाल पहले से ही उठकर बैठा हुआ था। बहू को आता देखकर रामलाल बोलता है, क्या बात है बहू, घूंघट क्यों नहीं करती हो तुम? तुमको बार बार बताना पड़ेगा क्या? जरा भी दिमाग के नाम की चीज नहीं है तुम्हारे पास, सब चीज बताना पड़ता है तुम्हें। करो जल्दी से अपना पल्लू। वो पिताजी, गलती हो गई। माँ जी खाने के लिए बुला रही थी, मैंने कहा शायद पिताजी अभी उठे नहीं होंगे। उठ गया हूँ, जाओ मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। बता देना अपनी माँ जी को नाश्ता तैयार रखें। और हाँ, जब भी मुझे बुलाने आया करो पूरा पल्लू लेकर आया करो। ससुर हूँ तुम्हारा, देवर नहीं। इनका तो अलग ही नाटक चलता है रे दादा। इनके नखरे देखकर तो मेरे सर का दर्द खत्म ही नहीं होता। अगर मैं गरीब घर की बेटी नहीं होती ना तो बताती इतना तंग करने की सजा क्या होती है। नम्रता एक गरीब घर की लड़की थी जो बिना दहेज दिए ललिता के घर में बहू बनकर आई थी। बेचारी अक्सर सास के ताने सुनने के बाद नशेड़ी ससुर को ढूंढने जाया करती। बेचारी गरीब बहू का सर दर्द नहीं होगा तो किसका होगा। ऐसे ही एक दिन उर्मिला फिर से आती है और नम्रता को रसोई में काम करता देखकर बोलती है, अरे वाह बहू, क्या बात है, तेरी सास कहाँ है, दिख नहीं रही। माँ जी अंदर बैठी हुई हैं, बुलवा दूं माँ जी को या आप खुद ही माँ जी तक चली जाओगी? अरे चली जाऊंगी, मेरी चिंता मत कर, तू बस एक गर्मा गर्म चाय बना दे। तेरी हाथों की चाय पी के तो बदन में फुर्ती आ जाएगी। चाय का बोलकर उर्मिला ललिता के पास जाती है। तभी नम्रता खुद से बोलती है, आ गई महारानी। ये अलग सा दर्द है, ना समय देखती है ना इंसान, जब मन करे मुंह उठाकर आ जाती हैं और बोलती है बेटा चाय पिला दे। भला ये क्या बात हुई, भरी दोपहरी में कौन चाय पीता है, जब देखो मुंह उठाकर चली आती हैं। नम्रता बेचारी हर रोज अपना दुखड़ा रोती, भला इस गरीब बहू का सर का दर्द कब खत्म होगा। दिन बीतते गए लेकिन नम्रता का सर दर्द वो कभी खत्म नहीं हुआ। रीना एक अमीर और घमंडी लड़की थी और रीना घर में सबकी लाडली थी और वो घर का कुछ काम नहीं करती थी। रीना बचपन से अपने मम्मी पापा के हाथों में ही रही है। विमला दी, मेरे लिए सैंडविच बना दो और कॉफी भी बना के मेरे कमरे में दे देना। रीना बेटा, अब तो बड़ी हो गई है, तेरी शादी भी करनी है, इसलिए तू कुछ खाना बनाना सीख ले। अगला घर पता नहीं कैसा होगा। बेटा तुझे घर में काम करना चाहिए, घर संभालना सीखना चाहिए, ताकि तुझे अगले घर जाके दिक्कत ना हो। ससुराल में तो तेरी विमला भी नहीं आएगी काम करने। ओफो मम्मा, आपको पता है ना मुझे नहीं पसंद खाना बनाना और घर का काम करना। और रही बात मेरी शादी की तो वो मुझे अभी फिलहाल नहीं करनी है। मेम साहब, बाहर कोई आया है, साहब के दोस्त हैं, वो बोल रहे हैं कि वो उन्हें बचपन से जानते हैं। हाँ जी भाई साहब, बताइए कौन है और आपको किससे मिलना है? हाँ बहन जी, मैं रंजीत का लंगोटिया यार हूँ और मैं उससे मिलने आया हूँ। गांव से शहर आया था तो सोचा अपने बचपन के मित्र से मिल लूं। ठीक है भाई साहब, आप बैठिए, मैं बुला लेती हूँ उन्हें। शकुंतला अपने कमरे में जाती है और अपने पति रंजीत को बुलाते हुए कहती है, अजी सुनो, रीना के पापा, बाहर कोई आदमी आया है और बोल रहा है कि वो आपका बचपन का दोस्त है। कुछ ऐसा नाम बता रहा है ना, हाँ सुखी राम नाम बता रहा है अपना। अच्छा, मेरे बचपन का दोस्त सुखी राम आया है। अरे मैं अभी जाता हूँ उससे मिलने। रंजीत खुश होकर कमरे से बाहर आता है और वो बाहर आते ही अपने बचपन के दोस्त को देखकर एक दूसरे की आंख भर लेते हैं और फिर रंजीत और सुखी राम एक दूसरे से गले मिलते हैं और फिर रंजीत बोलता है, आज इतने टाइम बाद तुझे देखा
और तुझे देखते ही मुझे इतनी खुशी हुई, मैं क्या बताऊं तुझे। और बता भाई, कैसे आना हुआ, और भाभी जी कैसी हैं, और तेरा बेटा कैसा है? वो तो बड़ा हो गया होगा, शादी कब कर रहा है, बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा? बस थोड़ा काम था शहर में, तो सोचा तुझसे मिलता हुआ जाऊं, और बहुत समय भी तो हो गया है तुझसे मिले, इसलिए आ गया। और मेरे बेटे रमेश के लिए कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए तो शादी कर दूं। सुखीराम की बात सुनकर रंजीत ने अपनी बेटी रीना के लिए सुखीराम के लड़के रमेश की शादी के लिए सोच लिया था। सुखीराम का बेटा भी शादी लायक हो गया है, और मेरी बेटी भी। क्यों ना मैं अपने दोस्त के बेटे से ही अपनी बेटी की शादी करवा दूं? हाँ, ये सही रहेगा, और मेरी बेटी वहाँ खुश भी रहेगी। बेटा, अरे ओ बेटा, रीना, अरे बाहर आओ, देखो मेरे बचपन का दोस्त आया है, अंकल जी को नमस्ते करो। रीना कमरे से बाहर आती है और बोलती है, हाँ जी पिताजी। बेटा, अंकल जी से मिलो, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, सुखीराम। नमस्ते अंकल जी। सुखीराम, मैं क्या सोच रहा था, क्यों ना मैं अपनी बेटी की शादी तेरे बेटे से करवा दूं। देख, समझदार है मेरी बेटी बहुत, और गुनी भी बहुत है, और तेरा भी बेटा समझदार और गुनी है, तो क्यों ना हम दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल ले। और मुझे तुझ पे भरोसा है कि तू अपनी बहू को बेटी बना के रखेगा, और वो वहाँ खुश भी रहेगी। हाँ, मैं भी यही बोलने वाला था, पर तूने तो मेरे दिल की बात ही कह दी। इतनी खुशी की बात है तो मुंह तो मीठा करना बनता है। विमला, जरा मिठाई लाना रसोई से, सबका मुंह मीठा करवाते हैं। ऐसे करते रंजीत की बेटी रीना और सुखीराम के बेटे रमेश की शादी की बात पक्की होने की खुशी में एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। और फिर एक दिन रमेश और रीना की शादी हो जाती है। अरे, ये मैं कहाँ गांव में फंस गई हूँ, इतने छोटे से मिट्टी के घर में। इस घर में ना तो एसी है, एक पंखा है, वो भी मर मर के चल रहा है। गर्मी भी बहुत लग रही है, थोड़ी देर बाहर जाकर बैठती हूँ और हवा लेती हूँ। अरे रीना बहू, तुमने ये क्या पहन रखा है? हमारे घर में छोटे कपड़े पहनने का रिवाज नहीं है। तुम जल्दी से कमरे में जाओ और साड़ी पहन कर आओ, और अगर साड़ी पहनना ना आता हो तो सूट पहन लो। हो माँ जी, तुम्हारी रीति रिवाज रखो अपने पास। तुम्हारी रीति रिवाज की वजह से मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, और ना ही कभी सूट या साड़ी पहनूंगी। मुझे मेरे घर वालों ने कभी सूट साड़ी पहनना नहीं सिखाया जो मैं ये कपड़े पहनूं। मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ और ऐसे ही कपड़े पहनूंगी भी। मुझे दुनियादारी से ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने बचपन से ही ऐसे छोटे और स्टाइल के कपड़े ही पहने हैं। अरे बहू, मैं जानती हूँ कि तू बड़े घर की और शहर की लड़की है, पर बेटी तेरी शादी हो गई है और अब तू किसी के घर की बहू है, तो तुझे हर चीज देखनी पड़ेगी। तू साड़ी नहीं पहन सकती है तो सूट पहन ले। अगर कोई पड़ोसन या तेरे ससुर जी आ गए तो तुझे ऐसे कपड़ों में देखकर क्या सोचेंगे। अब तू रसोई में जा और खाना बना ले। क्या खाना? और वो भी मैं बनाऊं? माँ जी, मेरी एक बात सुन लो ध्यान से। मैं यहाँ पर शादी करके खाना बनाने नहीं आई हूँ और ना ही कुछ काम करने। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। ऐसा बोलकर रीना अपने कमरे में चली जाती है, पर उसकी सास उर्मिला उसके ऐसे बात करने के तरीके से बुरा नहीं मानती। उर्मिला खाना बनाने के लिए रसोई में चली जाती है और सभी के लिए खाना बनाती है। शाम होते ही रमेश और उसके पिताजी खेत पर से आ जाते हैं। रमेश अपनी माँ को खाना बनाते हुए देखकर बोलता है, माँ, खाना आप बना रही हो? रीना कहाँ गई? वो क्यों नहीं बना रही खाना? अरे बेटा, रीना की बेशक अभी शादी हुई है, लेकिन उसके अंदर अभी बचपना है। उसे अभी खाना बनाना नहीं आता, इसीलिए मैंने सोचा मैं ही बना देती हूँ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाएगी। और बेटा, अब तू एक काम कर, हाथ मुंह धो ले और अपने पिताजी के साथ खाना खा ले। जब बहू को भूख लगेगी तो वो रसोई में जाकर खाना निकाल कर खा लेगी। शाम को सब घर आते ही खाना खा के सोने के लिए चले जाते हैं। तभी आधी रात को रीना को भूख लगती है और वो उठकर रसोई में खाने के लिए जाती है, पर रसोई में उसे कुछ हरा साग और रोटी के अलावा कुछ नहीं मिलता, जिससे वो परेशान होकर बोलती है, हे भगवान, अरे ये भी कोई खाने वाली चीज है? यहाँ तो हरे पत्ते की सब्जी और रोटी के अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे भूख भी बहुत तेज लगी है। यहाँ गांव में तो कुछ ऑनलाइन ऑर्डर भी नहीं आएगा। अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, यही घास फूस खानी पड़ेगी मुझे। अभी तो खा लेती हूँ यही सब, कल सुबह मैं बाहर से कुछ मंगवा के खा लूंगी। रीना खाना खा के अपने कमरे में आके सो जाती है और फिर अगली सुबह
रीना 10 बज गए हैं, उठ जाओ और सबके लिए नाश्ता बना दो। मुझे और पिताजी को खेत पर भी जाना है। ओ हेलो, मैं यहाँ शादी करके किसी की नौकरानी बन के नहीं आई हूँ जो तुम सबके लिए खाना बनाऊं, और ना ही इस घर में काम करने के लिए आई हूँ जो तुम्हारे बोलने पर ये करूँ वो करूँ। जब इतना काम है तो नौकरानी क्यों नहीं रख लेते हो? इतना छोटा घर है, ऊपर से ना तो इसमें कूलर है। तुम्हारे यहाँ इतनी गर्मी की वजह से सोना दुश्वार हो गया है। पता नहीं किस गवार के घर में आ गई हूँ मैं। बस रीना, बहुत हुई बकवास तुम्हारी। जब से तुमसे मेरी शादी हुई है रोज तुम कुछ ना कुछ ड्रामा करती रहती हो। मैंने अभी तक तुम्हारे आने के बाद बीवी का सुख नहीं देखा और ना ही मेरे माँ बाप ने बहू का सुख देखा। तुमसे बहुत परेशान हो गया हूँ मैं। ना तुम्हें मेरी माँ से बोलने की तमीज है और ना ही पहनने ओढ़ने का ढंग है तुम्हें। रीना प्लीज, मुझे तुम्हारी जैसी बीवी की कोई जरूरत नहीं है जो मेरे माँ बाप का आदर भी ना कर सके। तुम अपने घर जा सकती हो, यहाँ लौट कर आने की कोई जरूरत नहीं है अब से। रीना रमेश के चिल्लाने से रोने लगती है। रमेश जी, मैं तुमसे शादी करके आई हूँ तो मैं कैसे जा सकती हूँ अपने ससुराल को छोड़कर? रमेश जी, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अब मैं माँ जी के साथ धीरे धीरे खाना बनाना सीखूंगी और आपके घर के सारे रीति रिवाजों के साथ काम करूंगी। रीना को अब अफसोस होता है। अब रीना रमेश से माफी मांगकर घर का सारा काम करती है और साथ ही साथ खाना बनाना भी सीख जाती है और पूरा घर भी संभालती है, जिससे रमेश को अपनी पत्नी का सुख मिल जाता है और रमेश के माँ बाप को बहू का सुख। फिर सब एक साथ खुश रहते हैं और साथ ही खाना पीना साथ में करते हैं।